बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मियां फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, भाग इन बर्द फरोशों से। ये कॉलम 15 फरवरी 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। चंद साल पहले इस यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स साल अव्वल के एक तालिब इल्म को सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर उस यूनिवर्सिटी के चंद तलबा ने जो मुखालिफ तंजीमों से मुताल्लिक थे कत्ल कर दिया। खतरे का एहसास होते ही मकतूल अपनी जान बचाने के लिए भागा और शोबे उलूम इस्लामी के सरबराह के दफ्तर के गुस्ल खाने में छुपने की कोशिश की, लेकिन गालिबन उसे ये मालूम नहीं था कि अब पाकिस्तान के मुसलमान अपने मुखालफों को कत्ल करने के लिए मस्जिदों में भी गोलियां चलाने से दरेक नहीं करते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के दफ्तर, और वो भी दफ्तर के गुस्ल खाने का मामला था। गुस्ल खाना तो होता ही बहाने के लिए है, पानी ना बहाया तो खून बहा दिया। सिंध की यूनिवर्सिटियों में और तालीमी इदारों पर बहुत सारे सियासत पसंद तलबा ने अपनी अपनी तंजीमें बना रखी हैं, जिनमें से हर एक का भरपूर ताल्लुक सूबे की किसी न किसी कौम परस्त सियासी जमात से है। तमाम सियासी जमातें अपने तलबा तंजीमों की जायज़ और नाजायज़ हिमायत करती रहती हैं, और तलबा तंजीमें अपनी सियासी जमातों के हर सही गलत फैसले पर आमन्ना सदकना कहती रहती हैं। ये तमाम तंजीमें यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रहने और काम करने वालों से भत्ता वसूल करती हैं। पढ़ाई के अलावा तमाम पसंदीदा और नापसंदीदा सरगर्मियों में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करती हैं। तलबा की वो अक्सरियत जो खुशदिली के साथ किसी तंजीम में शामिल नहीं होना चाहती हैं, वो भी ऐसे घेराव में आ गई हैं कि वो किसी न किसी तंजीम के साथ देने पर मजबूर हैं। इन हालात को सुधारने में असातिज़ा बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बल्कि अक्सर असातिज़ा तो हालात को खुद इस नहज पर पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। इन इदारों पर तैनात पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद चश्मपोशी से काम लेते हैं। इस तरह हालात की रोज़ अफजू अबतरी में वो खुद भी एक भरपूर किरदार अंजाम दे रहे हैं। हालिया कत्ल का शिकार आशिक जोनिजो तलबा की एक तंजीम सिंध शागिर्द तहरीक का सरगर्म कारकुन था। सिंध यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के इम्तिहानात का ऐलान हुआ तो एक तंजीम ने उनका बाइकाट किया और तलबा को इम्तिहान में न बैठने का हुक्म दिया। सिंध शागिर्द तहरीक ने इस फैसले के खिलाफ फैसला किया। उसके रुकन की हैसियत से आशिक जोनिजो ने इम्तिहान में शिरकत की, जिसकी पादाश में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किसी तालीमी इदारे के तलबा का अपने मफाद में कोई फैसला करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एक नई बात है कि ऐसे फैसले को ना मानने वाले तालिम को गोली मार दी जाए। इस मौके पर मुझे एक तालिम का वाक़या याद आया। इनका नाम अकबर अमीन था। वो मशरक़ी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की जुडिशल सर्विस के एक अफसर थे। 1960 के अरसे में हुकूमत पाकिस्तान की वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने अपना ये वाक़या सुनाया कि गालिबन 1946 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में LLB फाइनल के तालिब थे। मार्च की किसी तारीख को इम्तिहान शुरू होने का ऐलान हुआ था। उसी साल जनवरी में सियासी हंगामों की बिना पर कलकत्ते में तकरीबन 3 हफ्ते कर्फ्यू वक्फे से लगता रहा और तालीम में खलल पड़ता रहा। तलबा ने इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। वाइस चांसलर ने कहा कि इम्तिहान शुरू होने की तारीखें यूनिवर्सिटी के कवानीन में तय हैं, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली सिर्फ सिंडिकेट ही कर सकती है, और सिंडिकेट का इजलास बुलाने के लिए कम से कम जितने दिनों का नोटिस दरकार था, इम्तिहान से पहले उतने दिन बाकी नहीं रह गए। आखिर जब कज़िया बढ़ गया तो वाइस चांसलर ने कहा कि मैं तो कानून पर अमल करने के लिए मजबूर हूँ, लिहाजा इम्तिहान तो मुअय्यना तारीख को लाजमन मुनक़िद होगा, ख्वाह कोई शरीक हो या न हो। हाँ, ये मुमकिन है कि बाद में इम्तिहान फिर हो जाए, जो इस इम्तिहान में शरीक न हो वो उसमें शरीक हो जाए। तलबा इस इंतज़ाम पर राज़ी हो गए। नतीजा ये हुआ कि एक तालिम के अलावा तमाम तलबा ने उस इम्तिहान में न बैठने का फ़ैसला किया। वो एक तालिब इल्म अकबर अमीन थे। वो एक देहात के रहने वाले थे और पूरी तैयारी कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द इम्तिहान से फारिग होकर घर चले जाएं, कलकत्ता में रहकर बिला वजह ज़ेरबार ना हो। इस तरह वो अकेले तालिम रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाकर इम्तिहान देते रहे। उन्हें कत्ल करना तो दरकिनार, किसी तालिब इल्म ने उन्हें ज़बरदस्ती रोका भी नहीं, बस उनका साथ देने के लिए कहा, लेकिन अपनी मजबूरी बताकर वो सबसे अलग रहे। इम्तिहान हो गया। उस साल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के LLB फाइनल के इम्तिहान में वही एक तालिब इल्म शरीक हुए और फर्स्ट डिवीजन में कामयाब हो गए। एक ज़िमनी लतीफ़ा ये भी हुआ कि कुछ दिनों के बाद लड़कों ने वाइस चांसलर से इम्तिहान की नई तारीख मुकर्रर करने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया
کہ یونیورسٹی کے قوانین کے مطابق امتحان صرف مارچ کی مقررہ تاریخ کو ہی ہوگا، لہذا میرا مقصد یہی تھا کہ اگلے مارچ میں جب امتحان ہو تو پچھلے امتحان میں شریک نہ ہو وہ اس میں شریک ہو جائے۔ بالآخر ایک اکبر امین کے علاوہ اس سال کے تمام طلباء سال بھر گھر میں بیٹھے رہے اور اگلے سال لڑکوں کے ساتھ انہوں نے امتحان دیا۔ اگر آج کا دور ہوتا تو اکبر امین یہ واقعہ سنانے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتے۔ کسی علمی معاملے میں انفرادی فیصلے کا حق اسلامی معاشرے میں بھی ہر طالب علم کو رہا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک طالب علم کا واقعہ یاد آیا جس نے اپنا انفرادی فیصلہ کیا اور سوال کیے جانے پر اپنے فیصلے کا جواز بھی بتا دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار حضرت امام مالک درس دے رہے تھے۔ طلباء کی ایک کثیر تعداد درس میں شریک تھی۔ انہی میں یحییٰ ابن لیث بھی شامل تھے جو محض امام مالک سے استفادہ کرنے کے لیے اندلس کے دور دراز کے ملک سے مدینہ آئے تھے۔ ایک روز درس کے دوران اچانک شور ہوا کہ خلافت عباسیہ کا کوئی سپہ سالار اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جس میں ایک ہاتھی بھی تھا، سامنے سے گزر رہا تھا۔ ہاتھی مدینہ والوں کے لیے ایک عجوبہ تھا، لہذا تمام لڑکے ہاتھی دیکھنے کے لیے افراتفری کے عالم میں درس چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف یحییٰ ابن لیث درس میں بیٹھے رہے۔ امام مالک نے کہا کہ تم بھی کیوں نہیں چلے آتے؟ ہاتھی تو تمہارے ملک میں نہیں ہوتا، کیا تمہیں ہاتھی دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ یحییٰ ابن لیث نے کہا کہ میں نے اندلس سے مدینے تک کا سفر ہاتھی دیکھنے کے لیے طے نہیں کیا ہے، میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی تو میں پھر کبھی دیکھ سکتا ہوں۔ یحییٰ ابن لیث کی اسی خوبی کی بنا پر امام مالک نے انہیں عقیل اندلس کا خطاب دیا ہوا تھا، اور جب عباسی خلیفہ مامون الرشید سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی ان کی شہادت سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں عقیل اندلس کہا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے طالبوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں یا سیاسی میدان میں سفید ہاتھیوں کی پرورش کرنے اور خدمت کرنے کے لیے۔ اپنے نام نہاد لیڈروں سے بچ کر رہیے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ضرورت کے وقت کھڑے کھڑے آپ کو بیچ دیں گے۔ کیا آپ شکارپور کے اس معذور طالب علم کا واقعہ بھول جائیں گے جس نے افلاس سے تنگ آ کر کچھ ہی دنوں پہلے ایک پریس کانفرنس میں اپنا حال زار بیان کر کے اچانک پستول اپنی کن پٹی پر رکھ کر خودکشی کر لی؟ اس نے یہ گلہ کرتے ہوئے کہ کارکنوں کا کوئی پرسان حال نہیں، دو مقامی لیڈروں کے نام بھی لیے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے معمولی آدمی سے بڑھ کر ارب پتی ہو گئے، اور یہ سب کچھ انہیں طالب علم کارکنوں کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی نصیب ہوا۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی بیچ ڈالیں جو یہ یوسف صاحب برادر پائیں۔ کالم آپ سن رہے تھے بھاگ ان بردہ فروشوں سے، جسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے اور جو شائع ہوا تھا 15 فروری 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔